आज हम लोग क्लास करेंगे पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरह से एक अवयस्क व्यक्ति अनुबंध करने के लिए अयोग्य साबित किया गया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये देखेंगे कि एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, दैट मीन्स अनसाउंडेड पर्सन, कोई भी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति अनुबंध करने के लिए अयोग्य साबित किया गया है। इसके अंतर्गत दो बातें हैं खास तौर पर। एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, लेकिन कभी कभी वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो वह उस समय अनुबंध कर सकता है जब वह स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, लेकिन कभी कभी वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो जाता है, तो वैसी स्थिति में वह अनुबंध करने के योग्य है जब वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला है। मान के चलिए कि एक व्यक्ति लगातार पागलपन के दौरे से गुजरता है, लेकिन कभी दवाई खाया और कभी वो ठीक हो गया, तो जितनी अवधि तक वो ठीक रहा उतनी अवधि तक वो अनुबंध करने के योग्य है। इसी कड़ी में दूसरा हिस्सा आता है कि अनुबंध करने के लिए वैसे व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के रहते हैं, ध्यान रहे, सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के रहते हैं और कभी कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, तो जब वह स्वस्थ मस्तिष्क के रहते हैं उस समय अनुबंध करने के योग्य होते हैं। यानी दोनों ही दशा में एक चीज कॉमन है, वो है कि उस आदमी का स्वस्थ मस्तिष्क का रहना। जब वह स्वस्थ मस्तिष्क का रहेगा तभी वो अनुबंध करने के योग्य माना जाएगा। और दोनों ही दशा में दूसरा चीज जो कॉमन है कि अगर किसी कारणवश वह अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है तो वह अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं समझा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी पार्ट में आते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अनसाउंड पर्सन वाला व्यक्ति माना गया, अनसाउंड माइंड वाला है। सबसे पहला इसमें आता है उन्मत्त या पागल व्यक्ति, ल्यूनेटिक पर्सन। कभी अपने गांव समाज में आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पागलपन की दशा में रहते हैं, और पागल आदमी कभी भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं होता है। पागल आदमी कभी भी वो सोच नहीं सकता है जो सामान्य बुद्धि वाला आदमी सोच सकता है। वैसा आदमी, वैसा पागल आदमी, वैसा उन्मत्त आदमी कभी भी अनुबंध करने के लिए योग्य साबित नहीं किया जा सकता है। उन्मत्त का मतलब क्या हुआ कि वो कभी भी अपना बिहेव जो है वो एग्रेसिव कर लेगा, कभी वो अपना बिहेव को है वो पागलपन की तरह चिल्लाने लगेगा, कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जो करना नहीं चाहिए। तो वैसा आदमी कभी भी अनुबंध करने के योग्य नहीं माना गया है, नंबर 1। नंबर 2 में आता है जन्मजात मूर्ख या बेवकूफ आदमी, जिसको सामान्यतः हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं इडियट पर्सन। इडियट पर्सन कौन होता है? इडियट पर्सन वो आदमी होता है जो जन्म से ही मूर्ख है, जिसे उम्र के हिसाब से शारीरिक क्षमता तो बढ़ती गई, लेकिन उसकी मानसिक क्षमता उतनी विकसित नहीं हो पाई जितनी मानसिक क्षमता उसकी विकसित होनी चाहिए थी। अगर मानसिक क्षमता विकसित नहीं हो पाई है तो उसको कहा जाता है इडियट पर्सन, यानी जन्मजात मूर्ख आदमी। और कभी भी जन्मजात मूर्ख आदमी अनुबंध करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। भले ही उसकी उम्र 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल बढ़ती जा रही है, लेकिन वो मूर्ख है, वो समझ नहीं सकता है, वो अयोग्य है, वो अनुबंध करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं माना जाता है। थर्ड वन इसमें आता है घोर शराबी, ड्रंकर या बेसुध व्यक्ति। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अल्कोहल के सेवन करने के बाद अपनी मानसिक चेतना को खो बैठा है। अब उसके दिमाग में वो सब बातें नहीं हैं जो बातें पूर्व अवस्था में थी, या उसके दिमाग में वो बातें नहीं हैं कि किसी भी निर्णय का परिणाम भविष्य में क्या होगा, ये वो नहीं समझ सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अल्कोहल या शराब या मदिरा सेवन करने के बाद
अपनी मानसिक चेतना को खो बैठा है, जिसे ये नहीं पता कि उसके अनुबंध करने से उसके हित पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वैसा व्यक्ति अनुबंध करने के लिए बिल्कुल अयोग्य घोषित किया गया है। यानी एक शराबी जो शराब पीकर अपनी मानसिक चेतना को खो बैठा है, जब तक उसके शरीर में अल्कोहल का असर रहेगा, जब तक उसकी मानसिक चेतना जागृत नहीं रहेगी, तब तक वह अनुबंध करने के योग्य नहीं माना जाएगा। इसी कड़ी में चौथा नंबर आता है मानसिक कमजोरी। मानसिक कमजोरी एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ता है, लोगों की याददाश्त क्षमता कभी कभी कम होने लगती है। ये बुढ़ापे के कारण होता है, कभी बीमारी के कारण भी होता है कि लोग अपनी मानसिक कमजोरी को उतनी मजबूत नहीं रख पाते हैं, मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह पाती है कि उनको हर चीज़ याद रहे। और ऐसा व्यक्ति ना तो किसी ठहराव को समझ सकता है, ना उस ठहराव के परिणाम को समझ सकता है, और ना अगर वो अनुबंध करवाने की स्थिति में अपने आप को साबित कर पाता है। तो मानसिक रूप से जो भी व्यक्ति कमजोर होते हैं, वो अनुबंध करने के योग्य नहीं माने गए हैं। इसी कड़ी में लास्ट वन आता है हिप्नोटिज्म, मोहावस्था। आपने सुना होगा नार्कोटिक टेस्ट। उसमें क्या होता है कि जब एक अपराधी किसी अपराध को करता है, तो उससे सच उगलवाने के लिए प्रशासन क्या करती है कि उससे हिप्नोटिज्म करवाती है। यानी कि एक मोहावस्था को लीगल रूप दिया जाता है। वो लीगल रूप में क्या होता है कि जब व्यक्ति मोहावस्था में आ जाता है, तो वो मानसिक रूप से उस व्यक्ति के कब्जे में आ जाता है जो व्यक्ति उसको मोहावस्था में लाता है। आपने फिल्म में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा कि एक व्यक्ति को पूरी तरीके से नीचे लिटा दिया जाता है और उसको मोहावस्था हिप्नोटिज्म स्थिति में ले जाया जाता है। ये एक कानून की तरफ से किया जाए तो लीगल काम है, और अगर दूसरा कोई करता है तो ये इलीगल काम है। वो हिप्नोटिज्म में क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को अगर लिटा दिया गया है, तो डॉक्टर्स की परिस्थिति में सामने रखकर या वकील को सामने रखकर या किसी को भी सामने रखकर उनसे वो सारी पुरानी बातें पूछी जाती है जो उसने किया है। अगर उसने कोई अपराध किया है तो वो उस समय सच सच सब कुछ बताना शुरू कर देता है। मोहावस्था ये व्यक्ति स्थिति है। कभी कभी वो शारीरिक रूप से भी अपने आप को दूसरे के वश में कर लेता है। जो व्यक्ति चाहे कि हम शारीरिक रूप से इसको अपने वश में कर लें तो शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं, मानसिक रूप से चाहें तो मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। लेकिन ये लीगल तभी होता है जब कोर्ट परमिशन देती है। कोर्ट को अगर लगता है कि ये आदमी किसी तरह का अपराध किया है और इस अपराध को वह स्वीकार नहीं कर रहा है, तो जब उस अपराध को स्वीकार नहीं करता है तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को हिप्नोटिज्म करते हुए नार्कोटिक टेस्ट के लिए ले जाया जाता है और उस व्यक्ति को आप अपने वश में कर लेते हैं। वो सोया हुआ रहता है लेकिन वो सब कुछ वो सच सच बताएगा जो उसने किया है। अगर कोई अपराध उसने किया है तो वो उसको कबूलेगा, उसके पूरे वृत्तांत को बताएगा, उसकी पूरी कहानी को आपके साथ वो आपके समझ रखेगा। तो हिप्नोटिज्म एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपने वश में नहीं होता है, आप जो जो उससे करवाते हैं मोहावस्था में वो कर देता है। और वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं आता है। यानी हिप्नोटिज्म यानी मोहावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग कम कर पाता है, वो दूसरे के वश में हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जो इसे करवाना चाहता है वो ये कर लेता है। तो इसे गलत और सही का पता नहीं रहता है कि क्या गलत है क्या सही है। वैसे स्थिति में वह अनुबंध करने के अयोग्य है। तो इतने जो व्यक्ति हुए, हमने जो घोर शराबी की बात की, जन्मजात मूर्ख का हमने जो बात किया, मोहावस्था, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, ये सारे के सारे अनसाउंड पर्सन वाले व्यक्ति माने जाते हैं। इनके माइंड जो होते हैं वो अनसाउंड होते हैं और ऐसे अनसाउंडेड माइंड वाले व्यक्ति अनुबंध करने के लिए अयोग्य है। नेक्स्ट होता है डिस्क्वालीफाई एज पर पोजीशन। स्थिति के अनुसार अयोग्य व्यक्ति। कुछ व्यक्ति का क्वालिफिकेशन, कुछ व्यक्ति का पोजीशन, कुछ व्यक्ति की योग्यताएं इतनी अधिक होती है या ऐसी होती है जो कानून के नज़र में अयोग्य है उनको अनुबंध करने के लिए। वो अनुबंध करने के योग्य नहीं है, कानून उनको योग्य नहीं मानता है क्योंकि उनकी पोजीशन इतनी ऊंची हो गई है या
वो डिस्क्वालीफाई पर्सन कहे जा सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति आता है फॉरेन एम्बेसडर, विदेशी राजदूत। विदेशी राजदूत यानी विदेशी प्रतिनिधि, जो है तो किसी दूसरे देश का लेकिन हमारे देश में निवास करता है। सामान्यतः हर एक देश का एक राजदूत किसी दूसरे देश में रहते हैं। सामान्यतः, ये सभी देशों के साथ संभव नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये पाया गया है कि हर एक देश का, मान लीजिए कि हमारा एक भारत देश है, तो भारत देश का राजदूत पाकिस्तान में भी मिलेगा, भारत देश का राजदूत बांग्लादेश में भी मिलेगा, श्रीलंका में भी मिलेगा, जापान में मिलेगा, इंडोनेशिया में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, हर एक देश में मिलेगा। और हर एक दूसरे देश का भी व्यक्ति हमारे देश में मिलेगा, वो भी विदेशी राजदूत माना जाता है। जैसे इंडोनेशिया का भी राजदूत हमारे देश में है, अमेरिका का भी राजदूत हमारे देश में है, पाकिस्तान का भी राजदूत हमारे देश में है, श्रीलंका का भी राजदूत हमारे देश में। ये राजदूत का काम क्या होता है? ये राजदूत का काम होता है कि अपने देश और जिस देश के बीच आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, उन दोनों देश के बीच के राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना, मधुर संबंध बनाए रखना, किसी भी तरह की विवाद होने की दशा में उस विवाद को दूर करने का प्रयास करना। यानी कि अगर अमेरिका का राजदूत हमारे देश में रह रहा है तो उसकी ये जरूरत है कि अमेरिका और भारत के बीच जो भी द्विपक्षीय वार्तालाप होंगे, जो भी कार्य प्रणाली होगी, जो भी आदान प्रदान होंगे, वो उस राजदूत के माध्यम से किए जाएंगे। है तो वो अमेरिका का व्यक्ति, लेकिन रह कहाँ रहा है? भारत में रह रहा है। और अमेरिका का जो फॉरेन एम्बेसडर है, विदेशी सम्राट है या विदेशी राजदूत है, जो भारत में रह रहा है, उसे सिर्फ भारत में रहने का अधिकार है, ना कि भारत के किसी भी कानून के पालन का उसे अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भारत के किसी भी कानून को नहीं मानेगा, लेकिन जो वो भारत का, चूंकि वो आदमी नहीं है, इसलिए भारतीय कानून के सारे धाराएं उस पर लागू नहीं हो सकती है। मूलतः वो कहाँ का आदमी है? अमेरिका का आदमी है, तो उस पर सारी धाराएं कहाँ की लागू होगी? अमेरिका की लागू होगी। लेकिन वो रह कहाँ रहा है? भारत में रह रहा है, इसलिए वो भारत का निवासी नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति भारत का वो निवासी नहीं होगा तो भारतीय कानून की जितनी धाराएं हैं वो सारी धाराएं उस पर लागू नहीं हो सकती है। तो स्थिति के अनुसार से वैसे विदेशी सम्राट जो होते हैं, विदेशी एम्बेसडर जो होते हैं, फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, भारत में रहने वाले विदेशी जो राजदूत होते हैं, वो अपनी स्थिति के अनुसार से अयोग्य घोषित किए गए हैं, क्योंकि उनकी योग्यता जो है वो भारत के लोगों से अनुबंध करने की नहीं है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अनुबंध कर सकते हैं। उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, भारत में काम करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो भारत के लोग होते हैं, और वो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अनुबंध कर सकते हैं। तो मूलतः जो विदेशी सम्राट होता है, विदेशी राजदूत होता है, फॉरेन एम्बेसडर जो होता है, वह भारत में अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरीके से भारतीय निवासी नहीं है और भारत की संपूर्ण कानून और व्यवस्था उसके ऊपर इम्पोज नहीं की जाती है। संपूर्ण, ध्यान रहे, संपूर्ण हमने कहा है, कुछ कुछ धाराएं तो उस पर भी लगती है, जैसे हम पर और आप पर लगती है, वैसे कुछ धाराएं उन पर भी लगती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट वन आता है बैरिस्टर। हायर प्रोफेशनल स्टेटस के अंतर्गत आता है बैरिस्टर और डॉक्टर्स। बैरिस्टर और डॉक्टर, बार काउंसिल एक्ट 1927, बार काउंसिल एक्ट 1927, उसके अंतर्गत एक बैरिस्टर जो जजेज, न्याय की प्रक्रिया में शामिल एडवोकेट, ये सब जो व्यक्ति होते हैं, इसमें दो बातें होती है। एक जज होता है, एक एडवोकेट होता है। जज वो व्यक्ति होता है जो न्याय का अंतिम कड़ी होता है, यानी वो फैसला सुनाते हैं। उनका जो ओहदा होता है वो न्याय सुनाने के लिए उच्च योग्यता वाला व्यक्ति को माना गया है। ये न्याय, यानी ये न्याय करते हैं, न्याय का फैसला सुनाते हैं। इनको किसी भी व्यक्ति से अनुबंध करने की छूट नहीं दी गई है, क्योंकि अगर ये किसी खास आदमी से मिल लाएंगे तो इससे क्या होगा? न्याय प्रभावित हो जाएगा। न्याय क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। अगर मिस्टर एक्स एक जज है
और मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद चल रहा है जो उनके केस के अंतर्गत आता है, वो उनका जजमेंट देने वाले हैं, वो उनका फैसला सुनाने वाले हैं। तो मिस्टर एक्स जो जज है और दो पक्ष है, एक वादी है और एक प्रतिवादी। अगर मिस्टर ए वादी है और मिस्टर बी प्रतिवादी है और जज एक्स अगर किसी एक से भी मिल लेते हैं, किसी एक से भी अनुबंध कर लेते हैं, तो वो फैसला क्या प्रभावित हो जाएगा, वो न्याय क्या है वो पूरा नहीं होगा। न्याय तभी पूरा हो सकता है जब वो निष्पक्ष रहेंगे, ना तो वो ए से मिलेंगे और ना ही वो मिस्टर बी से मिलेंगे, तभी उनका न्याय निष्पक्ष होगा। अगर ए से मिल लिए या बी से मिल लिए तो कभी उनका न्याय पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जजेस अनुबंध करने के योग्य नहीं है। लेकिन इसी का दूसरा एक पक्ष है, एडवोकेट, जिसको हम बोलते हैं वकील। वकील अनुबंध करने के योग्य है, क्योंकि अनुबंध के लिए जो शर्तें हैं वो वकील पर भी लागू होती है। वकील अपने क्लाइंट से फी का अनुबंध कर सकता है। वकील अपने क्लाइंट को कह सकता है कि आपका ये मुकदमा अगर मैं लड़ूंगा तो इसके लिए आप मुझे इतना 1000 रुपया फीस के रूप में देंगे। वो एक अनुबंध मान्य अनुबंध है। तो वकील अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन जजेज जो न्यायाधीश होते हैं वो अनुबंध करने के योग्य नहीं होते, कि उनका ओहदा जो होता है समाज में उच्च व्यक्ति वाला ओहदा होता है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक सरकारी सेवा देने वाले डॉक्टर्स होते हैं और एक निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर होते हैं। सरकारी सेवा करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें सरकार अपनी नौकरी देते समय ही एक अनुबंध कर लेती है कि आप कभी भी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और सरकारी सेवा देने वाले डॉक्टर अनुबंध करने के अयोग्य है, क्योंकि जब उसने निजी प्रैक्टिस करनी ही नहीं है तो फिर वो किनसे फीस लेंगे, किनका ऑपरेशन का चार्ज मांगेंगे, उन्हें तो पब्लिक का सेवा करना है। तो सरकारी डॉक्टर जिन्हें निजी प्रैक्टिस करने की मनाही है वो अनुबंध करने के अयोग्य है। लेकिन उसी तरह आप दूसरी छोर में देखेंगे तो एक ऐसा डॉक्टर जो निजी प्रैक्टिस करता है, उसका प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट उसका विजिटिंग है, प्राइवेट उसका डिस्पेंसरी है, वो डॉक्टर अनुबंध करने के योग्य है, क्योंकि वो अपनी फीस की मांग पेशेंट से कर सकता है, ऑपरेशन चार्ज की मांग पेशेंट से कर सकता है। लेकिन सरकारी डॉक्टर अनुबंध नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर पक्ष दो है तो डॉक्टर एक ही वर्ड है, लेकिन एक सरकारी डॉक्टर है जिसे निजी प्रैक्टिस करने के लिए मनाही की गई है, एक प्राइवेट डॉक्टर है जो निजी प्रैक्टिस ही करते हैं। तो सरकारी डॉक्टर अनुबंध करने के अयोग्य है और प्राइवेट डॉक्टर अनुबंध करने के योग्य है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर अपनी फीस की मांग कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे तो तीसरा नंबर आता है विदेशी शत्रु, अलाइन एनिमी, फॉरेन एनिमी। विदेशी शत्रु कौन होता है? विदेशी शत्रु तभी घोषित किया जा सकता है जब हमारे देश और दूसरे देश के बीच में किसी तरह का युद्ध छिड़ गया हो। और जब युद्ध छिड़ जाता है तो वैसी स्थिति में हमारे देश का हर एक निवासी उस देश का नागरिक होता है, जिसकी सर्वोच्च पराकाष्ठा क्या होती है कि हमारा देश उस देश से जीत हासिल करे। और जिस देश के साथ युद्ध हो रहा है उस देश के साथ हमारा एक मन में घृणा का भाव आ जाता है, मन में एक वैमनस्य का भाव आ जाता है। उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए शत्रु हो जाता है। और वैसी स्थिति में वो विदेशी शत्रु अनुबंध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा देश और उसका देश दोनों के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। और जब युद्ध छिड़ जाता है और जब तक वो युद्ध समाप्त न होता है, वो युद्ध के अंतर्गत विदेशी व्यक्ति हमारे लिए शत्रु हो जाते हैं और वैसे व्यक्ति के साथ अनुबंध नहीं किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य होते हैं। जब युद्ध स्थगित हो जाता है तब आप वो अनुबंध कर सकते हैं,
तब आप वार्तालाप कर सकते हैं, तब आप व्यापार कर सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं, उनकी सेवा ले सकते हैं। लेकिन जब तक युद्ध चल रहा हो तब तक ये सेवा न ली जा सकती है, न दी जा सकती है, न व्यापार किया जा सकता है, न कोई आयात हो सकता है और न ही निर्यात हो सकता है। इसी कड़ी में चौथा नाम आता है कैदी या अपराधी। कैदी या अपराधी। कैदी और अपराधी वैसा व्यक्ति होता है जो अनुबंध करने के लिए बिल्कुल अयोग्य होता है। कैदी कौन होता है? जो कानून को तोड़ा हो, वैसा व्यक्ति जिसने कोई कानूनन जुर्म किया हो, जिसने किसी कानून को न माना हो, तो उसे पुलिस व्यवस्था के द्वारा सर्वप्रथम जेल ले जाया जाता है, तब वो बनता है कैदी। और उस व्यक्ति पर न्यायिक प्रक्रिया फिर आरंभ होती है। और न्यायिक प्रक्रिया कहाँ होती है? कोर्ट में होती है, न्यायालय में होती है। जब उस पर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह साबित कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने जुर्म किया है, यह प्रूफ कर दिया जाता है, या वह कबूल लेता है कि हमने जुर्म किया है, तो वैसा व्यक्ति अपराधी हो जाता है। और अपराधी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है, जेल की सजा दी जाती है। एक अपराध के अनुसार से जेल में रहने का एक समय होता है। अपराध जितना गंभीर होगा जेल में उतना अधिक समय तक आपको रहना पड़ेगा। अपराध जितना हल्का होगा जेल में उतना कम समय तक रहना पड़ेगा। लेकिन ज्यों ही आपका अपराध सिद्ध हो जाता है जेल तो जाना ही पड़ेगा। और ज्यों ही एक व्यक्ति जेल चला जाता है उसे कुछ ही अधिकार प्राप्त रहते, बाकी सारे अधिकार उसके छीन लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जेल चला गया तो उसे सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, लेकिन आम लोगों से मिलने का अधिकार नहीं है। आम लोगों से वो बात नहीं कर सकता, आम लोगों से मिलजुल नहीं सकता है। एक लिमिटेड पीरियड होते हैं कि उतना समय तक ही वो उससे मिल सकता है, उतना ही समय तक वो उससे बात कर सकता है। लेकिन जिस तरह से आप हम खुलेआम तौर पर किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, वैसा कैदी या अपराधी नहीं करता है। उसके अधिकार जो है वो छीन लिए जाते हैं तब तक जब तक वो जेल में होता है। और जब तक वो जेल में होता है तो उससे यह भी अधिकार छीन लिया जाता है कि वो किसी के साथ अनुबंध करे। यानी कैदी या अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब तक वो जेल में रह रहा है अनुबंध नहीं कर सकता है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि उसे अनुबंध करना ही पड़ेगा तो वैसी स्थिति में वो क्या करता है? अगर परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उसे अनुबंध करना ही पड़ेगा तो वैसी स्थिति में वो करता है कि एक अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। वकील हो सकता है और कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है कि वो उसके बदले में उसके लिए अनुबंध कर सकता है। यह सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा छूट दी गई है। लेकिन वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अगर चाहे कि हम अनुबंध करना चाहते हैं तो वो अनुबंध कदापि नहीं कर सकता है। लेकिन जेल में है, सजागता है, कानून को तोड़ा है, जुर्म कबूला है या अपराध सिद्ध हुआ है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अनुबंध कर सकता है अगर आवश्यक है तो। इसी में पांचवा नाम आता है विवाहित स्त्रियां। विवाहित स्त्रियां, मैरिड वुमन। आपको पहले भी ये बताया गया कि कानून के नज़र में पति और पत्नी अलग अलग है। भले सामाजिक तौर पर उसे लोग एक मानते हैं लेकिन कानून उसे एक नहीं मानता है, व्यापार उसे एक नहीं मानता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक ही व्यापार में पति और पत्नी दोनों पार्टनर है। बिजनेस एक ही है। समाज में हम कहते हैं कि अगर वो दुकान उसका है तो उसकी पत्नी भी लगभग मालिक है, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता है। जो लीगल बिजनेस होते हैं वैसे सारे लीगल बिजनेस में अगर आप चाहें तो पति पत्नी पार्टनर बन सकते हैं। तो यहाँ पर वैसी विवाहित स्त्रियों की बात की जा रही है जिसने अपना एक अलग एंटिटी नहीं हासिल किया है। उसने एक कानूनी रूप से अपने आप में एक अलग व्यापार नहीं अस्तित्व किया है। वैसी स्त्रियां जो खुद व्यापार में पार्टनर नहीं बनी है वो अनुबंध करने के लिए उस व्यापार से अयोग्य है।
उस व्यापार को वो क्रेडिट रखकर अनुबंध नहीं कर सकती है, उस व्यापार के द्वारा वो अनुबंध नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो व्यापार का जो एक्चुअल मालिक है वो उसका हस्बैंड है। समाज में हस्बैंड की संपत्ति पर पत्नी का हक है, लेकिन कानून की नज़र में स्त्रियां सिर्फ अपने स्त्री धन से ही अनुबंध कर सकती है, अपने पति के धन से अनुबंध नहीं कर सकती है। समाज ये कर सकता है, सामाजिक तौर पर होता है, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं हो सकता है। कानूनी तौर पर एक पत्नी अपने पति के साख को सिर्फ अनिवार्य आवश्यकता के लिए अनुबंध कर सकती है और अनिवार्य आवश्यकता को छोड़कर किसी अन्य तरीके से अनुबंध नहीं कर सकती है। तो विवाहित स्त्रियां अनुबंध करने के लिए उस समय अयोग्य होती है जब वो अपने पति के साख का प्रयोग करती है, सिवाय अनिवार्य आवश्यकता को छोड़कर। अनिवार्य आवश्यकता के लिए वो अनुबंध कर सकती है पति के साख को रखकर, लेकिन बाकी किसी भी विलासिता संबंधी आवश्यकता, लग्जरियस आइटम्स के लिए वह अनुबंध नहीं कर सकती है। अगर उसी व्यापार में पति और पत्नी दोनों ही पार्टनर बन जाए, दोनों ही साझेदार बन जाए, दोनों ही व्यापार के लिए समान सहभागी बन जाए, तब वो पत्नी फिर अनुबंध कर सकती है, क्योंकि वो पार्टनर बन गई, वो व्यापार की आधी हिस्सेदार बन गई। तो विवाहित स्त्रियों की भी दो बातें हैं। अगर वो कुछ बिजनेस में पार्टनर नहीं है, अपना कुछ सैलरी होल्डर काम नहीं कर रही है, तो वैसे स्थिति में वो अनुबंध करने के लिए अयोग्य है। सिर्फ इसका एक्सेप्शन है नेसेसिटी गुड्स, अनिवार्य आवश्यकता। लेकिन अन्य दशा में अगर वो खुद सैलरी होल्डर पर्सन है, खुद वो काम करती है, खुद वो नौकरी करती है, तब वो योग्य है अनुबंध करने के लिए। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आता है इनकॉर्पोरेट बॉडीज। इनकॉर्पोरेट बॉडीज यानी जिसको हम कहते हैं कंपनियां, कंपनीज। बहुत सारे कंपनियों के नाम आपने भारत में सुना होगा, रिलायंस है, आइडिया है, टाटा है, बिरला है, डालमिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सभी के सभी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ये सभी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है, और कभी भी कृत्रिम व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है। जब भी कृत्रिम व्यक्ति को अनुबंध करना होगा तो उसके लिए उसे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव वो एक लीगल नेचुरल व्यक्ति होगा, मिस्टर एक्स होगा, मिस्टर वाई होगा, मिस्टर जेड होगा। ये वो व्यक्ति होगा जो अनुबंध करने के योग्य होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिलायंस कंपनी को कहें आपके साथ अनुबंध करने के लिए तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि रिलायंस एक आर्टिफिशियल कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ सील का यूज कर सकती है, हस्ताक्षर का यूज नहीं कर सकती, सिग्नेचर नहीं कर सकती है। सिग्नेचर करने के लिए एक नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है। तो जितनी भी कंपनियां हैं वो अनुबंध करने के लिए अयोग्य है, और अगर उनको अनुबंध करना है तो उन्हें किसी न किसी व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा। इसी कड़ी में सातवां नाम आता है इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया व्यक्ति। दिवालिया व्यक्ति कौन होता है? दो तरीके से भारत में दिवालिया बना जाता है। दो तरीका नहीं, मतलब दो वे है बनने का। पहला तो कि उसका एसेट्स कम हो जाए और लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए। तो भारत में सिर्फ एसेट्स कम होना और लायबिलिटी ज़्यादा होना ही दिवालिया होने का अंतिम मापदंड नहीं है। दूसरा तरीका है, दूसरा मतलब इसी कड़ी में दूसरा वे आपको जोड़ना पड़ेगा कि वो एसेट्स तो कम होगा ही, लायबिलिटी ज़्यादा होगा ही, तो वो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करेगा आदमी, और कोर्ट उसकी बातों से अगर संतुष्ट होती है, उसके सारे मापदंड कोर्ट के बने हुए हैं, अगर न्यायालय को लगता है कि सचमुच में इस व्यक्ति की संपत्ति कम है और इसका लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तब कोर्ट आपको डिक्लेयर करती है कि यह आदमी दिवालिया घोषित किया जा सकता है या जाता है। जब कोर्ट आपको दिवालिया घोषित कर देगी तो आप अनुबंध करने के अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन जब तक कोर्ट नहीं डिक्लेयर की है तब तक आप चाह कर भी दिवालिया नहीं हो सकते हैं। तो एक दिवालिया आदमी अनुबंध करने के लिए अयोग्य है भारत में। और सबसे अंतिम नाम आता है वो है भारत के राष्ट्रपति का। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कभी भी अनुबंध करने के योग्य नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का सम्मान भारत में प्रथम नागरिक के रूप में किया जाता है, और प्रथम नागरिक जो देश का होता है
वो कभी भी न्यायालय के कटघरे में खड़ा नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति कभी भी न्यायिक कटघरे में खड़े नहीं हो सकते हैं। कोई भी कानून उनको कटघरे में नहीं बुला सकता है, कोई भी जज नहीं बुला सकता है। तो जब उनको कानून का एक ओहदा अलग से प्राप्त है, कानून के कटघरे में खड़े नहीं हो सकते हैं, कानून उनको किसी तरह का दंड नहीं दे सकता है, कानून के नज़र में वो भारत के प्रथम नागरिक है, न्यायालय उनको कॉल फॉर नहीं कर सकता है, तो भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय है वो अनुबंध करने के लिए बिल्कुल अयोग्य है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से उनके जितने भी एजेंट होते हैं वो अनुबंध करने के योग्य होते हैं, लेकिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति स्वयं अनुबंध करने के योग्य नहीं है। तो ये हमने पढ़ा आज कि कौन कौन से व्यक्ति स्थिति के अनुसार से अयोग्य अनुबंध करने के लिए और कौन कौन से व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क वाले माने जाते हैं। तो इस तरीके से पिछली क्लास को पूरा करते हुए हमने आज ये ख़त्म किया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में कौन कौन से व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं है। धन्यवाद।